हेलो एवरीवन, आप लोगों की आज बायोलॉजिकल साइंस की क्लास में आपकी 4th यूनिट टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस में मेजर मॉडल्स फॉर साइंस इंस्ट्रक्शन की चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आपके कुछ टीचिंग मेथड्स भी हैं जो मैं ऑलरेडी क्लास में आपको पढ़ा चुकी हूँ। ह्यूरिस्टिक मेथड, डिस्कशन मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, लेबोरेटरी मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड। और इसमें जो बचा है आपका पढ़ाने के लिए, उसमें से आपके मेजर मॉडल्स हैं और इनोवेटिव टीचिंग प्रैक्टिस इन बायोलॉजिकल साइंस। अब मैं 1 बाय 1 एक एक चैप्टर जो रह गया है वहाँ से आपका कवर कर दूँगी। चलिए हम पहले बात करते हैं कि शिक्षण प्रतिमान या टीचिंग मॉडल्स क्या होते हैं। जैसे कि आजकल आप टीचिंग्स कर भी रहे हैं, उसमें आप अपनी टीचिंग को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, अपनी टीचिंग को बहुत इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कुछ न कुछ आप टीचिंग एड यूज़ करते हैं, चार्ट यूज़ करते हैं, मॉडल यूज़ करते हैं। तो जो हम अपनी टीचिंग को अपने जो लेवल है उसको उन्नत बनाने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए, कि आप अपना डेवलपमेंटल ज्ञान का लेवल है, नॉलेज का लेवल है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल है, या आपकी टीचिंग का जो पर्पस है उसको परफेक्ट बनाने के लिए आप कोई न कोई मॉडल या कोई न कोई टीचिंग मॉडल यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसको डेफिनेशन में कहें तो मॉडल इज़ अ ग्राफिक और 3 डायमेंशनल स्केल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्टिव और पिक्चर और आइडिया। यानी कि बायोलॉजिकल साइंस में आप जो भी एक चैप्टर पढ़ाने वाले होते हैं, उसकी जो भी आप एक प्लानिंग करते हैं, जो भी आप अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं, टीचिंग पॉइंट्स अरेंज करते हैं, तो उनको बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से ना पढ़ाने के लिए आप कोई ना कोई टीचिंग मॉडल यूज़ करते हैं। यानी शिक्षा शब्दकोश के अनुसार जो परिभाषा दी गई है कि प्रतिमान जो है एक वस्तु अथवा सिद्धांत अथवा विचार का आलेखी अथवा त्रिमितीय पैमाने का प्रदर्शन है। जैसे कि आप किसी अगर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई भी आपने कल्पना करिए आप कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आप कोई ना कोई एक मॉडल पहले ज़रूर बनाएंगे, उसका प्रतिमान ज़रूर तैयार करेंगे और ये कल्पना करेंगे कि हम उसमें इतना इतना मटेरियल या इतनी इतनी चीज़ें डाल के एक तरह से कंस्ट्रक्शन करके, या उसका बार बार आप अगर उसमें कहीं कोई कमी देखते हैं, विसंगति देखते हैं, तो रिकंस्ट्रक्शन करके एक परफेक्ट मॉडल तैयार करते हैं। लेकिन पर्पस क्या रहता है? क्योंकि आप अपनी प्लानिंग को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहते हैं। तो कुल मिला के आप इससे ये कह सकते हैं, जैसे कि ब्रूस और जॉयस ने अपनी ये डेफिनेशन दी है कि शिक्षण प्रतिमान जो होते हैं वो एक तरह से इंस्ट्रक्शनल फॉर्मेट है, उचित अनुदेशन प्रारूप हैं, और वे विशिष्टीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं और विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों को उत्पन्न करते हैं जो इस प्रकार की पारस्परिक क्रिया के लिए छात्र के निमित्त होते हैं, जिससे उसके व्यवहार में विशेष परिवर्तन होते हैं। Teaching models are just instructional designs. They describe the process of specifying and producing particular environmental situations which cause the students to interact in such a way that specific change occurs in his behavior. इससे एक बात समझ में आ गई कि हमारी जो शिक्षण प्रतिमान हैं, जो टीचिंग मॉडल्स हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला क्या है कि वो एक प्लानिंग या फॉर्मेट तैयार करते हैं। स्टूडेंट्स और जो आपका टीचिंग है उसके बीच में एक इंटरेक्शन करके एक उसकी मैकेनिज़्म को तैयार करते हैं, ठीक है ना। एक डायरेक्शन का कार्य करते हैं। जो मॉडल हैं वो एक तरह से आपके लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं, और इससे दोनों को ही कोई ना कोई एक्सपीरियंस भी मिलता है, और एक आपकी शैक्षिक क्रियाओं की और पर्यावरणीय परिस्थितियों की निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। तो एक तरह से ये क्या बिहेवियर आया, एक स्टूडेंट के बिहेवियर में क्या चेंज आया,
उसको भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हैं या कहीं ना कहीं उसको प्रदर्शित करते हैं। यानी ये हमारा मेन रोल हो गया कि हम टीचिंग मॉडल को क्यों यूज़ करते हैं, शिक्षण प्रतिमान को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके हम बात करते हैं मेन एलिमेंट कौन कौन से हैं, एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल। सबसे पहला क्या है, गोल यानी कि लक्ष्य। सेकंड क्या है, सिंटैक्स और फेजिंग, संरचना या अवस्था। थर्ड क्या है, सामाजिक प्रणाली या सोशल सिस्टम। फोर्थ, प्रिंसिपल्स ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया सिद्धांत। सपोर्ट सिस्टम, सहायक प्रणाली। सिक्स, एप्लीकेशन। यानी कि जितने भी आपके शिक्षण प्रतिमान हैं, टीचिंग मॉडल्स हैं, उन सभी के ये इतने कॉन्सेप्ट रहेंगे, ये इतने मेन एलिमेंट्स रहेंगे, और इसको दिया है जॉयस एंड व्हील ने। ठीक है, अब अगर हम बात करें लक्ष्यों की कि क्या लक्ष्य होता है, क्या गोल होता है, तो किसी भी टीचिंग मॉडल का निश्चित एक लक्ष्य होगा, एक उसका पर्पस होगा, एक उसका फोकस पॉइंट होगा कि उसी के केंद्र बिंदु की प्राप्ति के लिए पूरी तरह से वो मॉडल उसको प्रिपेयर किया जाएगा। सिंटैक्स और फेजिंग की बात करें तो उसमें क्या रहता है कि किस तरह से शिक्षण सोपान की हम व्याख्या करते हैं, उनका कैसे शैक्षिक जो क्रियाएं होती हैं उनका हम कैसे एक ऑर्डर बनाते हैं, कैसे उनको हम एक व्यवस्थित क्रम में निर्धारित करते हैं, ताकि जो अधिगम परिस्थितियां हम बनाएं और शिक्षण लक्ष्यों की हम जो प्राप्ति करें तो एक सिस्टम में हो। यानी कुल मिला के सिंटैक्स और फेजिंग ऑफ द मॉडल डिस्क्राइब द मॉडल इन एक्शन। ओके, फिर आपका क्या है, सामाजिक प्रणाली, सोशल सिस्टम। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, सोशल सिस्टम मीन्स उसमें कहीं ना कहीं हम छात्र की यानी स्टूडेंट की और शिक्षक की एक आपस की इंटरेक्शन को तो देखते ही देखते हैं, साथ में हम ये भी देखते हैं कि वो किस तरह जो है हमारे सामाजिक संबंधों को भी कहीं ना कहीं प्रकट करता है। यानी कि एक मॉडल दूसरे मॉडल में हर एक शिक्षक का कार्य क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। वो किसी प्रतिमान में शिक्षक जो है वो मे बी पॉसिबल कि कोई और मैकेनिज्म को शो कर रहा हो, दूसरा मॉडल बना रहा हो उसमें कोई दूसरी मैकेनिज्म शो कर रहा है। यानी हर जो आपका एक छात्र है, जो स्टूडेंट है और जो टीचर है, उसके बीच में एक इंटरेक्शन है, और जो वो मॉडल बना रहा है उनमें कहीं ना कहीं उनके बीच में इंटरेक्शन है, इन्फॉर्मेशन है, उसमें कहीं ना कोई एक अरेंजमेंट है। तो एक सामाजिक व्यवस्था के तहत ये सारे कार्यक्रम चलते हैं। यानी कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था शिक्षक एवं छात्र की भूमिकाओं, संबंधों एवं मानकों के प्रकारों का वर्णन करती है, जो कि प्रोत्साहित की जाती है। ये कॉन्सेप्ट भी जॉयस एंड व्हील ने ही दिया है। ओके, अब इसमें आता है आपका प्रतिक्रिया सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। ये भी इसका मेन स्टेप है। इसमें क्या है कि इसमें उन सभी क्रियाओं का निर्धारण किया जाता है जिससे शिक्षक की क्रिया के प्रतिफल छात्र क्या प्रतिक्रियाएं करते हैं, उनका क्या स्वरूप है, इनके बारे में जाना जाता है। जैसे प्रतिक्रिया का सिद्धांत शिक्षक को ये अवगत कराता है कि किस प्रकार सीखने वाले छात्र का ध्यान रखा जाए और किस प्रकार सीखने वाले छात्र के कृत्य पर प्रतिक्रिया की जाए। यानी इसमें कहीं ना कहीं दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है और उनके बीच में उस काम को उन्हें कैसे करना है ना। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन टेल्स द टीचर हाउ टू रिगार्ड द लर्नर एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट वी लर्नर डज। एक दूसरे के सीखने की प्रक्रिया पर इसमें हम फोकस करते हैं, शेप देने की कोशिश करते हैं। फिर आपका सपोर्ट सिस्टम, सहायक प्रणाली। इसमें भी शिक्षक जो है वो अपनी जो भी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो भी उसकी स्किल्स हैं, उसको कहीं ना कहीं अपने क्लासरूम में जो भी उसके पास सारे साधन हैं उसके द्वारा वो मॉडल यूज़ करके उनको अपनी दिखाता है, अपनी सारी एक्टिविटी दिखाता है। यानी कि एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका अपने शिक्षण करते समय सपोज़ कि वो मॉडल है, ग्राफिक्स है ना, कोई स्लाइड है, कोई फिल्म है, कुछ भी जो भी टीचिंग एड यूज़ करके वो अपने टीचिंग को इफेक्टिव बना रहा है, जो भी मॉडल प्रस्तुत कर रहा है, तो वो उसके सपोर्ट सिस्टम है जिनके माध्यम से वो चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरह से ये प्रतिभान क्या होते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम को एक अच्छा सा एक एनवायरनमेंट देते हैं ताकि जो उसका टीचिंग मॉडल है वो पूरी तरह से सफल हो सके। ठीक है, फिर है आपका एप्लीकेशन। इसमें क्या है कि शिक्षण प्रतिमान
का शिक्षण में किस स्थिति एवं किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है, इसका ज्ञान भी शिक्षक को अवश्य होना चाहिए, है ना। कौन सा अगर कोई छोटा लेसन प्लानिंग है तो उसका मॉडल कैसा होना चाहिए, अगर कोई बड़ी लेसन प्लानिंग कर रहा है तो उसके लिए मॉडल कैसे, 4 तरह के टीचिंग पॉइंट्स ले रहा है तो वो किस वाले अपने टीचिंग पॉइंट्स में कौन सा मॉडल शो करे, तो वो उसकी नॉलेज पर, उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर डिपेंड करता है कि वो अपने टीचिंग मॉडल को किस प्रकार से कैसे उपयोग करके दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं शिक्षण प्रतिमान के प्रकार, टाइप्स ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। इसमें से सबसे पहला है फिलोसॉफिकल मॉडल ऑफ टीचिंग, फिर साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग एंड लास्ट वन मॉडर्न मॉडल्स ऑफ टीचिंग। यानी कि जो पहले बने वो दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान थे, जिसमें कि कहीं ना कहीं एक नाम है इजराइल एंड सेफलर, जिन्होंने अपने शोध के आधार पे कुछ शिक्षण प्रतिमानों को बांटा कि जैसे द इम्प्रेशन मॉडल ऑफ टीचिंग, द इंसाइट मॉडल ऑफ टीचिंग, रूल मॉडल ऑफ टीचिंग, और इसी तरह जो साइकोलॉजिकल बेसिस पे थे उसमें कुछ टीचिंग मॉडल्स को डिवाइड किया गया कि बेसिक मॉडल ऑफ टीचिंग यानी बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, कंप्यूटर बेस्ड मॉडल ऑफ टीचिंग, स्कूल लर्निंग मॉडल ऑफ टीचिंग, इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग। तो ये जो दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक और आधुनिक शिक्षण प्रतिमान बने, एक तरह से ये इस बात के कहीं ना कहीं प्रतीक हैं कि टाइम टू टाइम जो भी साइंटिस्ट ने या जो भी मनोवैज्ञानिक ने या किसी फिलोसफर ने अपने टाइम के हिसाब से उस समय दार्शनिक जो शिक्षण प्रतिमान थे उनको क्लासिफाई किया, ठीक है। अब जो आधुनिक शिक्षण प्रतिमान हैं उसमें बहुत सारे आ गए हैं, 1972 से बहुत कम से कम आ गए जिनको एक फैमिली की तरह से डिवाइड कर दिया गया है कि ये इतने सारे जो टीचिंग मॉडल्स हैं वो आजकल के मॉडर्न टाइम के टीचिंग मॉडल्स हैं। उसमें क्या है आपका, उन्होंने फैमिली में कौन कौन से लिए हैं, द सोशल फैमिली, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली, पर्सनल फैमिली, द बिहेवियरल सिस्टम फैमिली यानी सामाजिक परिवार, सूचना प्रक्रिया परिवार, व्यक्तिगत परिवार, व्यवहारिक व्यवस्था परिवार। अब जो आपका ये सोशल इंटरेक्शन मॉडल है, सामाजिक अंतःक्रिया शिक्षण प्रतिमान है, उसमें हम किसी भी पर्सन के सोशल एस्पेक्ट की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं और उसके सोशल रिलेशनशिप पर ज़्यादा बल देते हैं, ज़्यादा उसको फोकस करते हैं, ताकि जो भी चीज़ों को हम बना के दिखा रहे हैं तो उसके बीच में एक इंडिविजुअल और सोशल का जो कॉन्सेप्ट है उसके बीच में बहुत अच्छा सा एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। तो इसमें भी कई प्रकार के मॉडल्स आ जाते हैं, जैसे सोशल इंक्वायरी मॉडल, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन टीचिंग मॉडल, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल टीचिंग मॉडल, लेबोरेटरी टीचिंग मॉडल, ये क्लासिफिकेशन है इनके। और जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है उसमें क्या, सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान में, तो इसमें ये कोशिश की जाती है कि जो भी इंटरनल आपकी ड्राइव्स हैं उनकी जो अभिवृद्धि है उसके तरीक़ों पर अधिक बल दिया जाता है, ठीक है ना। कुछ उसके लिए आंकड़ों को प्राप्त करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और उसको समझने और समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। यानी कि इसमें एक तरह से कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन और हाइपोथेसिस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। इसमें भी कुछ क्रिएटिविटी पर भी हम ध्यान देते हैं कि उसमें चिंतन करने की क्षमता कितनी है। यानी जो मॉडल हैं उनका बेस जो है वो कहीं ना कहीं हाइपोथेसिस है, कॉन्सेप्ट है, क्रिएटिविटी है। अब इसमें कौन कौन से मॉडल आते हैं, जैसे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल, बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी टीचिंग मॉडल, ठीक है। इसी तरह से फिर आपका है व्यक्तिगत शिक्षण प्रतिमान, पर्सनल मॉडल ऑफ टीचिंग। अब जैसे पर्सनल मॉडल ऑफ टीचिंग नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें हम क्या है, व्यक्तिगत विकास को बहुत महत्व देते हैं, इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये जो मॉडल हैं वो कहीं ना कहीं अधिक क्रिएटिव भी हैं और बहुत हाइपर सेंसिटिव भी हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान और निर्देश रहित शिक्षण प्रतिमान, है ना, क्लासरूम मीटिंग टीचिंग मॉडल, अवेयरनेस टीचिंग मॉडल, ये इस तरह से इन्होंने क्लासीफाई किया है। फिर आपका आता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल ऑफ टीचिंग, व्यवहार परिवर्तन शिक्षण प्रतिमान। इसमें आपका आ जाता है प्रोग्राम लर्निंग मॉडल और ऑपरेंट कंडीशनिंग मॉडल। तो व्यवहार परिवर्तन शिक्षण प्रतिमान में क्या है, हम जो भी एक एक्सटर्नल बिहेवियर होता है उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, वो क्या सीख रहा है,
उसमें वांछित व्यवहार की हम क्या कल्पना कर रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि कौन सी विधियाँ, कौन से कार्य, कौन सा व्यवहार, उसमें क्या परिवर्तन आने वाला है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो अब आपके एग्ज़ाम्स पेपर में कभी कभी कोई एक दो नाम से केवल एक वो टीचिंग कोई भी पूछ लेगा, जैसे इंक्वायरी टीचिंग मॉडल पे एक शॉर्ट नोट लिखिए, तो इस टाइप से आपको कोई एक क्वेश्चन मिल सकता है। अब हम अगर बात करते हैं कि जो भी आपके मेन हैं 3-4, जैसे कि इंक्वायरी टीचिंग मॉडल है, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल है, एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल है, या डेवलपमेंटल टीचिंग मॉडल है। तो ये जो आपके सिलेबस में 4 इन्होंने रखे हुए हैं इस समय पे, तो उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका इंक्वायरी टीचिंग मॉडल। हमने आपको पहले भी बताया था कि इनके पहले कुछ निश्चित कॉन्सेप्ट हैं जिस पर ये काम करेंगे। उनका होगा गोल, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, एप्लीकेशन, यानी कि जो भी मॉडल बनाया गया है, जो आप पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान ले रहे हैं, तो उसमें ये जो मॉडल बनाने की बात आती है, उसमें क्या है कि वो किस अनुशासित ढंग से प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार की पूछताछ से छात्र संबंधी बहुत सारे न्यू डायमेंशंस की वो खोज करने की कोशिश करते हैं। और इस मॉडल का डेवलपमेंट 1966 में हुआ और इसको रिचर्ड सचमैन ने किया। ठीक है, रिचर्ड सचमैन, उन्होंने क्या किया, वो मानते थे कि बालक जो होता है वो स्वभाव से बहुत जिज्ञासु होता है और अपनी जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए वो हमेशा पूछताछ में आनंद का अनुभव करता है। तो उन्होंने जो ये दिया, इसमें मेन एलिमेंट कौन कौन से थे, वही गोल, क्या मतलब उसका लक्ष्य है, इस पर लक्ष्य उसका जो है छात्रों में खोज करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, है ना, उसके कौशल को विकसित करना, है ना, उसके स्किल डेवलपमेंट को निखारना, और जो भी घटनाएं हो रही हैं उनकी बहुत एक्सप्लेनेशन करना। तो इन तत्वों को आपस में एक तरह से कोऑर्डिनेट करके, खोज करके सत्य का पता लगाने की कोशिश करते हैं, ये उनका लक्ष्य होता है। अब है इस प्रतिमान की संरचना कैसी होती है, तो इसमें क्या है, सबसे पहला है समस्या का प्रस्तुतिकरण, है ना। सबसे पहली बात तो शिक्षक के निर्देशन में छात्र समस्या का चयन करते हैं, क्या प्रॉब्लम है सबसे पहले उसको देखते हैं, फिर उस प्रॉब्लम से संबंधित क्या एक्सपेरिमेंट है उस पर ध्यान देते हैं कि सूचना प्राप्त कर ली, अब जो भी आंसर मिला हाँ या ना, जो भी परेशानी आई, पूछताछ तब तक करते रहते हैं जब तक उस किसी स्पष्टीकरण पर हम नहीं पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है, एफर्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब इसमें छात्र जो है अपना परीक्षण करते हैं, नए तत्वों से परिचित होकर डाटा को कलेक्ट करते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, और फिर कहीं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हुए उसका कारण प्रभाव संबंधों की परीक्षा करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, सूचनाओं का संगठन करते हैं, जो भी आपने आंकड़ा एकत्रित किया है उसको संगठित करके उसके परिणाम की तरफ जाते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, और लास्ट में हम उसकी एनालिसिस करते हैं, जो भी पूछताछ प्रक्रिया का पूरा विश्लेषण लेते हैं। तो इस प्रकार से ये इसकी संरचना है, जिसमें हम इतने सारे 5 स्टेजेस को काउंट करते हैं। फिर आपका सोशल सिस्टम, शिक्षक इसमें जो है नेतृत्व प्रदान करता है, छात्रों को पूछताछ के लिए प्रेरित करता है, प्राप्त निष्कर्षों के निरीक्षण के लिए अवसर देता है। तो इस मॉडल में शिक्षक और छात्र दोनों की इम्पोर्टेंट रोल होते हैं, और शिक्षक जो है छात्रों के बीच में सहयोग का उचित वातावरण भी बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर आपका है सपोर्ट सिस्टम। इस प्रतिमान में छात्र समस्या समाधान के लिए माध्यम से अपना कार्य कितने और किस सीमा तक प्रभावशाली ढंग से करते हैं, इसका वह प्रेजेंटेशन करता है। लास्ट वन इज एप्लीकेशन, जिसमें कि प्रतिमान का विकास जैविक विज्ञान शिक्षण हेतु किया गया, परंतु इस प्रतिमान का प्रयोग अन्य विषयों से भी किया जाने लगा। मतलब जो भी आपने इंक्वायरी मॉडल बनाया था वो हम दूसरे और मॉडल्स के लिए भी, अन्य सब्जेक्ट्स के लिए भी करने लगे। ठीक है, फिर आपका आता है प्रत्यय संप्राप्ति शिक्षण प्रतिमान, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट टीचिंग मॉडल। इस प्रतिमान को 1956 में जोरेम ब्रूनर ने इसका सबसे पहले उसमें प्रदर्शन में लाया, और इसमें मान के चलते हैं कि व्यक्ति में एक तर्क करने की क्षमता होती है, थिंकिंग पावर होती है, रीजनिंग पावर होती है, जिसकी वजह से वो अपने एनवायरनमेंट में सारी जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको समझ के कहीं ना कहीं उसको कंपेयर करना, उसका क्लासिफिकेशन करना, यह उसके अंदर प्रवृत्ति आ जाती है। इसमें भी आपके वही मेन पॉइंट्स आ जाते हैं, फोकस, सिंटैक्स,
सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, इवैल्यूएशन एंड अप्रोच। जैसे कि हमने आपको पहले समझाया, अभी सबसे पहले बताया कि जो भी होगा उसका एक लक्ष्य होगा। तो इसका लक्ष्य क्या है? धारणाओं की प्रकृति के विषय में छात्रों को ज्ञान देना, ठीक है, और उन्हें इस बात का बोध कराना, उन्हें इसकी नॉलेज कराना कि वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं के मध्य में कैसे आपस में परस्पर सहसंबंध तथा उनकी भिन्नता को ज्ञात करा जा सकता है। अब इसके अगर हम संरचना की बात करें, सिंटेक्स की बात करें, तो सबसे पहला है कलेक्शन ऑफ डाटा। हम सबसे पहले किसी भी घटना से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करते हैं, उनकी विभिन्न ज्ञान की इकाइयों के कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, फिर उनकी एनालिसिस करते हैं, है ना, पॉलिसी एनालिसिस करते हैं। कहीं ना कहीं हम विशिष्ट, सामान्य से विशिष्ट की ओर हम आगे इस सूत्र को फॉलो करते हुए उसकी एनालिसिस करते हैं। फिर हम प्रेजेंटेशन में अपने उन सभी जो भी हमने जो डिफरेंट स्टेप्स में हमने जो भी कॉन्सेप्ट एनालिसिस करके लिखा है उसकी हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। फिर हम प्रैक्टिस के द्वारा लास्ट में उसकी क्या उसका एप्लीकेशन है, क्या उसकी व्याख्या है, इस पर हम एक तरह से कॉन्सेप्ट फॉर्मेट कर देते हैं। फिर सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम में क्या रहता है, इसमें हम जो भी आंकड़े आपके आए हैं उनको विश्लेषण करके ऐसी प्रक्रिया को वातावरण के साथ प्रस्तुत करते हैं जो कि अधिगमकर्ता के लिए भी उपयुक्त होती है। और जो आपका सपोर्ट सिस्टम है उसमें हम पाठ्य वस्तु को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिससे कि वो कॉन्सेप्ट सरल हो सकें, नए प्रत्ययों की खोज न करके उन प्रत्ययों को जो पहले से ही कहीं ना कहीं आ चुके हैं समझ में, हम उनके एनालिसिस करते हैं। फिर एवेल्यूएशन में क्या करते हैं, जो भी वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से लिखित परीक्षा द्वारा इस प्रतिमान में मूल्यांकन करते हैं। और एप्लीकेशन में इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जो बायोलॉजिकल टीचिंग है उसके जो भी फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स हैं उनको हम सरलता से पढ़ा सकते हैं। तो जो ये मॉडल्स हैं ये कहीं ना कहीं हमको हमारी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल, अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान। इसका जो है जो प्रवर्तक हैं या जिन्होंने दिया है मॉडल, उनका नाम है डेविड आसुबेल, ठीक है। इन्होंने आपका शाब्दिक जो वर्बल लर्निंग है और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है इसके बेस पर इन्होंने अपना मॉडल दिया। और इसके भी वही सारे मेन एलिमेंट्स हैं, फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, एप्लीकेशन। तो इसमें भी यही है कि जो केंद्र बिंदु क्या है, इसका जो लक्ष्य क्या है, कि जो कॉन्सेप्ट है, जो फैक्ट्स हैं उनको जानना, है ना, जो आपका कंटेंट है उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग और मतलब सार्थक बनाना ताकि जो है उसको अच्छे से पढ़ाया जा सके। फिर जो इसमें जो सिंटैक्स तैयार करते हैं उसमें प्रेजेंटेशन ऑफ द एडवांस ऑर्गेनाइजर, प्रेजेंटेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल, है ना, टू स्ट्रेंथन द नॉलेज ऑर्गेनाइजर। यानी कुल मिला के हम इसकी जो प्रमुख अवस्थाएं हैं, जो भी ये 3 मेन पॉइंट्स हैं, इसमें हम कहीं ना कहीं पाठ के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, उसका प्रेजेंटेशन करते हैं, फिर उसको स्पष्टीकरण करते हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से हम उसकी तार्किक क्रम की व्याख्या करते हैं, मतलब एग्जैक्टली रीजनेबल उसकी हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। और फिर उस जो कंटेंट है उसको कहीं ना कहीं सरल बना के सरल शब्दों में उसको हम स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। जो इसका सोशल सिस्टम है उसमें क्या, शिक्षक की भूमिका जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। और कक्षा जो होती है वो अनुशासित रहती है, सुव्यवस्थित रहती है। शिक्षक जो है वो प्रभावशाली शिक्षण हेतु इस तरह का वातावरण प्रस्तुत करता है जिससे कि छात्र जो है अपना आवश्यकता अनुसार उससे कोई ना कोई हेल्प ले सकता है, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम में अगर बात करें तो इस मॉडल को हम इवैल्यूएशन टेक्नोलॉजी के बेस पे बनाते हैं, जिसमें कि हम वर्बल और रिटन दोनों प्रकार के हम एग्जामिनेशंस लेते हैं। अब इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये एक तरह से कॉग्निटिव लेवल को कहीं ना कहीं डिफाइन करता है, यानी कि हमारे जो उच्च स्तरीय उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में बहुत अधिक सहायक होता है। और कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के क्षेत्र में भी इसको सफलतापूर्वक यूज़ किया जा रहा है। लास्ट आपका है डेवलपमेंटल टीचिंग मॉडल। इसमें आपका क्या रहता है, मेन फोकस रहता है कि उसकी जो मानसिक योग्यता है, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको डेवलप करना, ठीक है। तो अगर हमारा मेंटल डेवलप करना मेन पर्पस होगा तो फिर इसमें क्या है, कुछ हम जो अध्यापक है वो टीचर ऐसा एनवायरनमेंट प्रस्तुत करता है जिससे उनकी तार्किक चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है और शिक्षक और छात्रों को
आवश्यक निर्देश और सहायता प्रदान करता है जिससे वे विषय को आत्मसात कर सकें, उसे समझ सकें। इसके सोशल सिस्टम की बात करें तो इसमें केवल छात्र और शिक्षक यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, जिसमें शिक्षक जो है उसको एक एनवायरनमेंट देता है और जो स्टूडेंट होता है उसको एक मोटिवेशन मिलता है और वह उस वातावरण में स्वतंत्र और खुले बौद्धिक विचारों वाला तथा सामाजिक होता है, जिसमें शिक्षक जो है विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करने हेतु उसको क्या करता है, गाइड करता है। अगर सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो इस प्रतिमान में शिक्षक जो है अधिगम के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप चुनौतीपूर्ण समस्या प्रस्तुत करता है, समस्या के समाधान हेतु सहायक संसाधन उपलब्ध कराता है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं वो काउंसलर और गाइडलाइन की तरह काम करता है। और जो इसका एप्लीकेशन है कहाँ यूज़ करते हैं, यह जो है एक तरह से तार्किक चिंतन का विकास करने में सहायक है। तो छात्रों का जो नॉलेज लेवल है उसको बढ़ाता है, उसको एक्सपेरिमेंट संबंधी सारे विषयों को ज्ञान कराने की कोशिश की जाती है जिससे उसे किसी प्रकार की भी समस्या न हो। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपके इस जो विज्ञान अनुदेशन के लिए जो बहुत सारे प्रतिमान हैं, जो मेजर मॉडल हैं, उनका जो पर्पस है, जो मोटो है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ इतना है कि टीचिंग को किस तरह से इफ़ेक्टिव बनाया जाए, किस तरह से शिक्षण अधिगम को बढ़ाया जाए। तो इस तरह से इस पर कभी कभी कोई एक शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।